हरे कृष्णा, राधे राधे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आज रविवार का फुल हरे कृष्णा। और आप सबके कमेंट्स मैंने पढ़े, मैंने देखे। मुझे इतनी खुशी हुई कि जितना स्नेह मेरा आपसे है उससे कहीं ज़्यादा स्नेह आप लोगों का मुझसे है। और एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, और मुझे खुद को भी बहुत बहुत बधाई कि आप सभी के आशीर्वाद से और आप सभी की कामना से, मंगल कामना से ठाकुर जी वृंदावन से पधार चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ, और इसीलिए भी क्योंकि मैंने तो प्रार्थना की ही थी उनसे कि प्रभु प्लीज़ आ जाइए, क्योंकि 99% चांस तो बन रहे थे पर 1% भैया ने मना कर दिया था। तो मेरा जो उपवास था वो उपवास मेरा सफल हो गया कि मैंने कान्हा से ज़िद कर ली थी कि कान्हा अब तो कैसे भी तुम्हें आना है। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे आना है, कैसे आओगे, क्या करोगे। अब भैया का माइंड आपको चेंज करना है। और वास्तव में जब हम प्रभु से प्यार करते हैं और ज़िद करके बैठ जाते हैं ना, तो फिर वो समझ जाते हैं कि बस अब मैं गया काम से, अब मुझे ये काम करना ही होगा, नहीं तो फिर मेरा जो ये प्रिय है ये मुझसे नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम हमारे अपनों से रूठ जाते हैं, तो उसके बाद जैसे हमारे पापा मम्मी से हम रूठ गए तो फिर हमारे माँ बाप क्या करते हैं, हमें मनाते हैं ना। तो वैसे ही कल कान्हा ने भी इतना ज़बरदस्त चमत्कार किया, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। दिन में 3 बजे मेरे पास फ़ोन आया, डायरेक्ट वीडियो कॉल। भैया शॉप पे जा चुका था और उसने मुझे वीडियो कॉल पे ठाकुर के दर्शन करवाए। मैंने ठाकुर की मूरत को देखा, और जैसी मुझे चाहिए थी, जैसी मेरी आँखों को भाए वैसा लिया। उनकी 2 ड्रेसेस ली, श्रृंगार लिया, और वहाँ से वो निकल पड़े। और सबसे बड़ी बात कि वो राजस्थान में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं, मेरे पास आने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। और नाम तो मैं भूल जाती हूँ, याद नहीं रहते, इतने सारे बच्चे हैं। पर उनमें से किसी ने ये भी कहा कि मैम प्लीज़ आप 1 तारीख को कान्हा जी के दर्शन ज़रूर करवाना। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं चित्तौड़ उनको लेके जाऊँगी, वहीं उनका अभिषेक होगा, और वहीं से मैं आपको उनके दर्शन करवाऊँगी। उनके अभिषेक का पूरा मैं एक वीडियो बनाऊँगी और पूरा कराऊँगी। और आप यकीन मानिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे जुड़े हैं, आपको इन नोट्स पे भरोसा है, अपने गुरु पे भरोसा है। तो अगर आप तक आज दिन तक अगर कभी भरोसा ना भी किया हो, एक बार कान्हा की उँगली पकड़ के देखो, उसके साथ चल के देखो, आपको अपनी ज़िंदगी में वो मज़ा आएगा जो आपको कभी जीवन में आया ही ना होगा। क्योंकि मैंने पिछली बार भी ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार हम उन्हें कोई टास्क दें, नहीं, हमारे अंदर उतना प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर उतनी प्रबल जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा बिछड़ जाता है माँ से, तो उस माँ की जो हालत हो जाती है ना, वो हालत हमारी अगर हमारे इष्ट के प्रति हो जाती है, तो फिर उस इष्ट को वो सब करना पड़ता है जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। क्योंकि मैं पिछली बार वृंदावन गई थी, तो मेरे साथ ये हुआ कि वृंदावन जाने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि उससे पिछली बार जब हमारे 10 जनों का टिकट बना था, तो उन 10 जनों में से मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, और मेरी वजह से सभी रुक चुके थे। और उसके बाद मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि पैर को ठीक होने में 1 महीना लगा था एक्सीडेंट में। उसके बाद जब ये टिकट अभी लास्ट टाइम में गई बनने वाले थे, लेकिन कहीं भी ट्रेन में कोई टिकट नहीं, सब फुल और वेटिंग में चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैंने मतलब उनसे इतनी ज़िद करी ठाकुर से, इतना मेरे को यूँ ग्लानि हुई। मैंने कहा प्रभु इतना क्या बड़ा अपराध कर दिया कि मैं वृंदावन आने की अधिकारी नहीं रही। मैंने प्रण लिया, मैंने कहा जब तक आप मेरा टिकट करा के मुझे वृंदावन ट्रेन में बिठा के और सकुशल मुझे वहाँ पहुँचा नहीं देते अपनी ब्रज धरती पर, मैं खाना और पानी नहीं खाऊंगी। और हालांकि ये नहीं है कि हर बार मैं यही करती हूँ, ऐसा नहीं है। वो भाव ही वही देता है और वो विचार भी वही देता है, मैं खुद से कुछ नहीं करती। और वही हुआ कि टिकट्स भी हुए, मैं पहुँची, और ब्रज भूमि पर जाकर ही मैंने खाना खाया। इतना आनंद मिलता है। और आज मैं जो कुछ हूँ, मैं सब उनकी बदौलत हूँ। डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट, जो शायद जीवन में कभी ना सोची कि मैं गज़ेटेड ऑफिसर बन जाऊँगी, जबकि मुझे लगता था कि मुझे तो 3rd और 2nd मिल जाए वो भी बहुत है। पर मुझे नहीं पता था
कि मेरे कृष्णा ने मेरे लिए एक ऐसा इंतज़ाम कर रखा है। मैं जब भी फ़ेल होती थी तो मैं हमेशा यही कहती थी कि मैं इतनी नाकारा हूँ क्या? मैं इतनी ख़राब हूँ क्या कि मेरे लिए एक रीट जैसी ग्रेड भी नहीं है, एक सेकंड ग्रेड की पोस्ट भी नहीं है। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा जो उनसे दिन-रात का स्नेह बढ़ रहा है, तो उनका मुझसे इतना कि उन्होंने मुझे सीधा एक ऐसी पोस्ट पे ला खड़ा किया कि जिस दिन रिज़ल्ट आया, मैं हैरान थी। और बहुत सारी बातें बताने को, मेरा ये फर्स्ट ग्रेड और मेरा ये रिज़ल्ट आना, किस दिन रिज़ल्ट आया, क्या हुआ, किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि मेरी बातों पे विश्वास बहुत कम होगा आपको, लेकिन यकीनन मेरा खुद का इस पोस्ट पे आना किसी भी चमत्कार से कम नहीं। इतने सारे चमत्कार हुए कि अभी तो समय नहीं है, क्योंकि मैं अगर बताने बैठूँगी तो शायद 1-2 घंटे लग जाएँगे। अभी आपकी क्लास का टाइम है, लेकिन अगर कभी मन हो आपका जानने का कि हाँ, हमें भी कान्हा का हाथ पकड़ना है, उसके चरणों में जाना है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। क्योंकि उसके चरणों में जिसने सर नवाया, उसके बाद उसे दुनिया में किसी के आगे भी सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा ठाकुर जो है ना, बस वही है पूरी दुनिया, और किसी की ज़रूरत होती भी नहीं है। तो बहुत-बहुत बधाई हो आप सभी को, और बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। और हाँ, मैं 1 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन मैं आपको ज़रूर दर्शन कराऊँगी। और एक मैं सूचना पहले ही दे देती हूँ आपको, आज संडे थी, वैसे अपनी क्लास नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं क्लास इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि कल मेरे स्कूल में फेयरवेल है, मेरे 12वीं क्लास के बच्चों की विदाई है, और उनका मुझसे बहुत स्नेह। और पता है कल क्या हुआ? इधर से तो कान्हा वृंदावन से आए, और आप ताज्जुब करोगे, इधर से मुझे मेरी 12th क्लास की बच्चियों ने कम से कम भी 20 इंची कान्हा की तस्वीर गिफ्ट में की है, जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है। मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। यानी ठाकुर क्या से क्या नहीं कर देता है। अगर हम उसके लिए कुछ करने को तैयार हो ना, थोड़ा बहुत भी, तो वो हमारे लिए इतना कुछ कर देता है, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना कुछ कर सकता है। तो बस वही है कि आप ठाकुर को करते रहिए याद, और वो आपका साथ देता रहेगा। क्योंकि देखो, ठाकुर से प्रेम का यही तो परिणाम है कि हम उनके लिए जितना करते हैं, उससे कहीं गुना वह हमें देते रहते हैं। तो अब मैं काम की बात करती हूँ। मैं कल कोशिश करूँगी क्लास हो पाए स्कूल जाने से पहले, पक्का-पक्का, ठीक है? लेकिन हाँ, महाशिवरात्रि के दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी। क्यों नहीं ले पाऊँगी आपको पता है, ठीक है? क्योंकि मैं उस दिन ठाकुर को लेके और मैं चित्तौड़ जाऊँगी, उनका अभिषेक है, पूरे दिन भर मुझे उसमें लगेगा, फिर उनकी मुझे घर में स्थापना करनी है, और शाम को मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मुझे उस बर्थडे को बच्चों का मन रखने के लिए थोड़ा-सा अच्छा करना है। तो मैं 1 तारीख को शिवरात्रि के दिन आपकी क्लास नहीं ले पाऊँगी। मैं आज आपकी क्लास संडे को इसीलिए ले रही हूँ, और कल भी आपकी क्लास कोशिश करूँगी हो। और कल मेरे बच्चों का फेयरवेल है, तो थोड़ा-सा शायद डिस्टर्बेंस हो जाएगा, लेकिन हाँ, कल क्लास ले सकती हूँ, लेकिन 1 तारीख को नहीं ले पाऊँगी। अब हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। 39 नंबर की क्लास हमने पढ़ी थी लास्ट वाली, जिसमें जीवनी हमारा रिपोर्टाज था, यात्रा वृत्तांत था। अब हम आते हैं हमारे इस पर, डायरी पर, ठीक है? और टेलीग्राम पे मैंने आपको वो पीडीएफ भेज दी, और जल्दी ही भेजी थी कल मैंने, ठीक है? अभी भी ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, इसको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। इसे दैनिक या दैनिकी या दैनंदिनी भी कहते हैं। हिंदी गद्य की वह विधा जिसमें लेखक अपने जीवन की घटनाओं का ब्यौरा दिन प्रतिदिन लिखता है, वह क्या कहलाती है? डायरी कहलाती है। अब देखो, किस किसने क्या डायरियाँ लिखी और कैसे लिखी। देखो, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, जीवनी किसे कहते हैं, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, और ये डायरी। डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लाइन्स में अलग अलग, डायरी की आ गई, रिपोर्टाज की आ गई, है ना, जीवनी, संस्मरण इनकी, फिर पूछ लेगा कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो हमें हर बिंदु को, हर पॉइंट को, इन नोट्स में लिखी हुई एक भी चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, और इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। खाली जो पेपर की प्रैक्टिस में बोलती हूँ, वो करते जाइए आप, ठीक है ना? और एक कैलाश कुमार जी से मेरा एक आप सलाह मान लीजिए या निवेदन मान लीजिए। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं कैलाश जी, आप मुझसे बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न करते हैं, काफ़ी गहनता वाले। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। देखिए, हमें विद्वान नहीं बनना है,
हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आपके प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी मुझे सार वाले भी लगते हैं, लेकिन जितना डीपली आप जा रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आपको उतना डीपली जाने की ज़रूरत है और उतना कन्फ्यूज़न आपको दिमाग में पालने की ज़रूरत है। आप ईज़ी गोइंग पढ़िए, आराम से पढ़िए। आप इन नोट्स को, और अगर यूजीसी नेट के पेपर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इनके साथ-साथ रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या फिर सरस्वती पांडे ये भी लेके चल रहे हैं, तो फिर देखिए कन्फ्यूज़न की स्थिति बनेगी। क्योंकि जितने गहन विद्वान को और जितनी गहनता से हम पढ़ते हैं, तो सबके मत मतांतर अलग-अलग होते हैं, है ना? नगेंद्र का मत अलग होगा, शुक्ल का मत अलग होगा, सरस्वती पांडेय का मत अलग होगा। इन मत मतांतरों से हमारा क्या होता है, दिमाग एकदम से बिल्कुल वहीं ब्रेक हो जाता है। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितने से हमारा सिलेक्शन हो सके, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट रैंकर को भी पास करेगी, लास्ट रैंकर को भी पास करेगी, और उसके बाद जिस दिन जॉइनिंग होगी तो फर्स्ट रैंकर को भी उतनी तनख्वाह मिलेगी जितनी लास्ट वाले रैंकर को मिलेगी, क्योंकि वहाँ समान वेतन होगा। इसीलिए आप ये चिंताएं छोड़ दें, और इतने अच्छी बात है, प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे प्रश्न करते हैं, लेकिन मैं उन प्रश्नों की गहराई को देखकर यही सोचती हूँ कि आप जो इतने अच्छे स्टूडेंट और तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं आप मिसगाइड ना हो जाए, कहीं आप इन गहरी-गहरी किताबों में उलझ के ना रह जाएँ। हमें वहाँ से उतना ही लेना है जितनी हमें ज़रूरत है, बस। उससे ज़्यादा हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है ना? तो आप कोशिश करिए, ऊपरी-ऊपरी हिस्सा पढ़ने से कितनी बार क्या होता है, हम बहुत डेप्थ पढ़ लेते हैं, जबकि एग्ज़ाम में ऊपर-ऊपर का पूछ लिया जाता है और हमें उसका भी नॉलेज नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उसकी वो क्वालिटी मैटर पढ़ना है, हमें क्वांटिटी नहीं पढ़नी है, ठीक है ना? अब देखिए डायरी और लेखक। डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिड़ला, मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा, मेरी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण, प्रवासी की डायरी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डायरी के नीरस पृष्ठ इला चंद्र जोशी। एक असाहित्यिक की डायरी जानकी वल्लभ शास्त्री, एक मुख्यमंत्री की डायरी शांता कुमार। हिंदी में डायरी शीर्षक से कुछ अन्य कृतियां भी लिखी गई है जो वस्तुतः डायरी नहीं होकर अन्य विधा की रचनाएं हैं। बात समझ में आई आपको? क्या कहा मैंने, वापस पढ़ती हूँ, ध्यान से पढ़िए। हिंदी में डायरी शीर्षक से कुछ और रचनाएं लिखी गई, वस्तुतः वह डायरी नहीं है। क्या है? अन्य विधाएं हैं। कौन सी विधाएं, वो भी देखेंगे। जैसे देवराज ने लिखा अजय की डायरी, पर ये क्या है? ये उपन्यास है, ठीक है। कृष्ण बलदेव वेद ने लिखा नौकरानी की डायरी, पर ये क्या है? उपन्यास है। विधा अलग है इनकी, नाम वही है। अब इसको आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये डायरी है, ठीक है। अब देखो, एक साहित्यिक की डायरी, ये है मुक्ति बोध, ये है आलोचना। अब हमने जस्ट ऊपर देखी थी एक असाहित्यिक की डायरी, यहाँ पे है ना, याद आया ना आपको? ये तो डायरी ही है, और किसकी है? जानकी वल्लभ शास्त्री की। ये तो डायरी है, लेकिन हमने यहाँ देखा एक साहित्यिक, वो असाहित्यिक था, ठीक है। जानकी वल्लभ शास्त्री का वो डायरी है, ये है एक साहित्यिक की डायरी। ये गजानन माधव मुक्ति बोध का क्या है? आलोचना ग्रंथ है, ठीक है। यायावर की डायरी, ये है बसंत पोद्दार का एक निबंध संग्रह है। एक निठल्ले की डायरी, ये हरिशंकर परसाई का व्यंग्य निबंध है, ठीक है। अब देखो, डायरी के बाद हमारे सामने दूसरी विधा आती है रेखा चित्र। अब रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र, एक मिनट, रेखा चित्र शब्द के लिए अंग्रेजी में स्केच शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्केच, ओके। इसे हिंदी में शब्द चित्र भी कहते हैं। जब शब्दों के द्वारा किसी घटना, वस्तु, स्थान, दृश्य अथवा व्यक्ति का इस प्रकार भावपूर्ण वर्णन किया जाए कि उसका यथार्थ चित्र अंकित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखा चित्र। वापस से पढ़ेंगे, रेखा चित्र क्या होता है? जब शब्दों के द्वारा किसी घटना, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी दृश्य या किसी व्यक्ति का भावपूर्ण वर्णन करें और उसका यथार्थ चित्र अंकित हो जाए। जैसे कि कल मैं
थोड़ा सा आपके सामने भावुक हो गई थी, आँखों में हल्के आँसू आ गए थे, तो मैंने आपके सामने, मैं भले आपके सामने नहीं थी, पर मेरा पूरा एक रेखा चित्र आपके सामने आ गया होगा कि मुझे तकलीफ़ हो रही थी, मुझे दर्द हो रहा था और उस वक़्त मेरी क्या स्थिति हो रही थी। तो वही क्या हो गया, रेखा चित्र, और आपने उसे कमेंट्स में अपने शब्दों में बयान कर दिया। तो क्या बन गया, रेखा चित्र बन गया वो। जो मेरी भावनाएँ थी, मैं इधर से बोल रही हूँ, आपने नहीं देखा, सिर्फ़ आप घटना सुन रहे हो, लेकिन आपने उसे शब्दों का रूप दे दिया कमेंट सेक्शन में, तो वो क्या बन गया, रेखा चित्र बन गया। हिंदी रेखाचित्र विधा का जनक पद्म सिंह शर्मा कमलेश को माना जाता है। इसे बहुत अच्छे से रट लेना आप, मैं नहीं। 1929 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित पद्म सिंह शर्मा कमलेश कृत पद्म पराग को हिंदी का पहला रेखाचित्र माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। और एक कोई मुझे हंसी आई, थोड़ी बात याद आई, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उनकी आईडी श्री से बनी हुई है। मुझे उनका टेलीग्राम पे मैसेज आया रात को कि मैम आपके कान्हा जी आए या नहीं आए, कि मुझे उम्मीद है कि वो आ चुके होंगे और आप प्लीज़ अपना व्रत खोल लीजिए, नहीं तो आप पहले ही बीमार हैं और बीमार हो जाएंगी तो हमारी क्लास नहीं होगी। मुझे उस मैसेज को पढ़ के बहुत खुशी भी हुई, और जो श्री नाम से जो आईडी है टेलीग्राम पे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और देखो, कान्हा के लिए जब उपवास करते हैं ना तो बीमार नहीं होते हैं, ठीक है, और भूख भी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रेम है, जहाँ भाव है, वहाँ फिर भूख का कोई रीज़न ही नहीं बचता है। तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने व्रत खोल लिया था। और मुझे हंसी इस बात पे आई कि उन्हें चिंता ये भी थी कि मेरे कान्हा जी आ जाए, पर उन्हें चिंता ये भी थी कि कहीं मैम फिर से बीमार हो गई भूखी प्यासी, फिर से हमारी क्लास का ब्रेक हो जाएगा। नहीं, ठाकुर कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देता है। फिर आप तो इतने प्यारे बच्चे हैं, आपके साथ कैसे गलत कर सकते हैं वो। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं ना आपके, वो खुद पढ़ते रहते हैं ना, तो सोचते होंगे कि यार कितने अच्छे बच्चे, रोज़ तो हरे कृष्णा करते हैं और रोज़ मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा लिखते हैं। मैं पता है आपके कमेंट्स क्यों देखती हूँ, आप ठाकुर के लिए लिखते हैं ना, इसीलिए मुझे बड़ा मज़ा आता है उसे पढ़ने में, उसे देखने में। बादल चारण जी खूब लंबा लिखते हैं, एक सावरिया जी नागर खूब लंबे। मैं ऐसे बच्चे जो कुछ के नाम याद है उनके तो कमेंट्स का मैं इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि वो लिखते इतना अच्छा है, और फिर कान्हा के लिए लिखते हैं तो मेरा मन इतना खुश हो जाता है कि मुझे लगता है कि बस अब कान्हा, इनको आपको इनकी नैया पार करानी है, क्योंकि ये मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। देखो आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रमुख रेखा चित्र और उनके लेखक। रेखा चित्र कौन कौन से हैं और इधर लेखक है। बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, ये तीनों किसके हैं, श्री राम वर्मा के। माटी की मूर्तें, लाल तारा, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब, ये है रामवृक्ष बेनीपुरी का। क्रम भी याद कर लेना, अक्सर परीक्षा में कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं, तो ये क्रम सही है, ठीक है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर। रेखाएं बोल उठी, क्या गोरी क्या सांवली, देवेंद्र सत्यार्थी। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय, मंटो मेरा दुश्मन, उपेंद्र नाथ अश्क। रेखा चित्र हो गया हमारा। अब हमारी अगली विधा आती है संस्मरण, ठीक है। तो अगली विधा पढ़ेंगे हम, संस्मरण। किसी का सम्यक रूप से किया गया स्मरण क्या कहलाता है, संस्मरण, ठीक है। हिंदी संस्मरण साहित्य को अगर ऊंचाई पर ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो एक नाम आता है हमारे सामने, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका, मेरा परिवार, ये महादेवी जी के प्रमुख संस्मरण हैं। अब देखिए, ये कुछ संस्मरण हैं और ये इनके लेखक हैं। इधर, बचपन की स्मृतियाँ, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे असहयोग के साथी। अब संस्मरण क्या होता है, हमारे मन मस्तिष्क में, जहन में कुछ पुरानी यादें, जैसे हम बड़े हो गए, बचपन, सबको अपना बचपन याद है ना, कुछ कुछ जिसमें कुछ घटना याद होती है, कहीं हमारे साथ किसी जानवर के साथ कोई घटना हो गई, किसी दोस्त के साथ हो गई, किसी रिश्तेदार,
तो वही जो कुछ स्मृतियाँ हमारे दिमाग में रह जाती है और हम उन्हें जब एक लेखनी का रूप दे देते हैं तो वो क्या हो जाती है, संस्मरण। ये राहुल सांकृत्यायन के हैं। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नए पुराने जरोखे हरिवंश राय बच्चन, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर। हम हशमत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कृष्णा सौबती। स्मृति लेखा, अज्ञेय का संस्मरण है। जिनकी याद हमेशा रहेगी, अमृत राय। यादों की तीर्थ यात्रा, विष्णु प्रभाकर। लाहौर से लखनऊ तक, प्रकाश बत्तीपाल। चिड़िया रैन बसेरा, विद्या निवास मिश्र। लखनऊ मेरा लखनऊ, मनोहर श्याम जोशी। नंगा तलाई का गांव, विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी। ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आज हमने कितनी चीज़ें पढ़ी इसमें, संस्मरण पढ़ा। देखो, एक हमारा संस्मरण हुआ और संस्मरण के बाद हमने रेखा चित्र पढ़ा था और रेखा चित्र के बाद हमने डायरी, यानी 3 विधाएं हमने पढ़ी। और हाँ, मैं आपको तो बताना भूल ही गई कि नेट का रिज़ल्ट मेरा नेगेटिव रहा और रहना ही था, क्योंकि मैं बता भी चुकी हूँ, शायद हाँ बता दिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ नेगेटिव था। और जितना मुझे ठाकुर ने दिया मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे कहीं और जाने की इच्छा नहीं है। और मैं इसमें रुक गई, इसका मतलब ठीक है, वो कह रहे हैं कि बस यही ठीक है, मैंने तुझे डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड दे दी, बस अब ज़्यादा अभी लालच बेकार है, तो बस ठीक है। चलो, तो अब कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और आप मैं आपको भेज दूँगी टेलीग्राम पे, इसे उतार लीजिएगा और अच्छे से याद करिए, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। कोई भी बात है, कोई भी दिक्कत है, मुझसे शेयर कीजिए। लाइक करके ही जाएंगे, बिना लाइक किए कोई भी वीडियो को नहीं जाएगा, ठीक है। और आज मेरे लिए लाइक नहीं करना, आज कृष्णा के लिए लाइक करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि हरि पधार चुके हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।